नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में जहरीली शराब पीने से मौत मामले में 47 लोग गिरफ्तार। अब तक 39 लोगों की हुई मौत। बिहार की 4 विधानसभा सीटों तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। केंद्र सरकार ने पटना बेतिया हाई स्पीड कॉरिडोर के एक स्ट्रेच के निर्माण के लिए 1712 करोड़ रुपए मंजूर किए। और ऑनलाइन घोटालों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार और मेटा ने धोखाधड़ी से बचाव अभियान शुरू किया। अब समाचार विस्तार से। सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मामले में अब तक 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 250 जगहों पर छापे मारे गए। सारण में 37 और सिवान जिले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। छापेमारी के दौरान 1650 लीटर शराब भी बरामद की गई। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर मद्य निषेध विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने प्रभावित इलाकों में पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि जिस शराब को पीने से लोगों की मौत हुई है उसमें मेथनॉल का प्रयोग किया गया था। इसका उपयोग उद्योग धंधों में होता है। इधर पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने बताया कि जहरीली शराब पीने से अब तक 29 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। उन्होंने कहा कि घटना की सघन जांच चल रही है और जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्त में होंगे। इस बीच सिवान, सारण और गोपालगंज से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि शराब कांड में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दर्जनों लोगों का अभी भी विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 17 लोगों को भर्ती कराया गया है, जिसमें 3 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज के लिए उपचुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भर सकेंगे। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 13 नवंबर को होगा, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इमामगंज सीट से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, रामगढ़ से राजद के सुधाकर सिंह, बेलागंज से राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव और तरारी से भाकपा माले के सुदामा प्रसाद के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद इन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने पटना से बेतिया के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड कॉरिडोर के एक स्ट्रेच के निर्माण के लिए 1712 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि माणिकपुर से साहेबगंज स्ट्रेच के लिए यह राशि मंजूर की गई है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बौद्ध सर्किट के रास्ते पटना से बेतिया के बीच हाई स्पीड कनेक्टिविटी को विकसित किया जाना है। इस परियोजना में 1 मेगा ब्रिज, 2 फ्लाईओवर, 25 अंडरपास और 1 आरओबी शामिल है। केंद्र सरकार और मेटा ने ऑनलाइन घोटालों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए संयुक्त रूप से धोखाधड़ी से बचाव अभियान शुरू किया है। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने नई दिल्ली में इस अभियान का उद्घाटन किया। श्री जाजू ने कहा कि यह पहल ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के लिए एक जरूरी कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार डिजिटल सुरक्षा और सतर्कता को बढ़ावा देना चाहती है। श्री जाजू ने कहा कि भारत में इंटरनेट के उपयोग के साथ ही साइबर धोखाधड़ी में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष धोखाधड़ी के 11 लाख मामले दर्ज किए गए थे। मेटा की यह पहल इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के सहयोग से शुरू की गई है।
रेल मंत्रालय ने रेलगाड़ियों में अग्रिम आरक्षण की मौजूदा समय सीमा को 120 दिन से घटाकर 60 दिन करने का फैसला किया है। नए नियम इस वर्ष 1 नवंबर से लागू होंगे। हालांकि इस महीने की 31 तारीख तक की गई सभी बुकिंग बरकरार रहेंगी। ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस के मामले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इन रेलगाड़ियों की अग्रिम आरक्षण अवधि पहले से ही कम है। विदेशी पर्यटकों के लिए अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 365 दिन बनी रहेगी। प्रदेश में धान की फर्जी खरीद को रोकने के लिए सभी सरकारी क्रय केंद्रों पर बायोमेट्रिक डिवाइस लगेगी। इससे सत्यापन करने के बाद ही धान बेचने वाले किसानों को ऑनलाइन मोबाइल ऐप ई पैक्स बिहार ग्रेन से रसीद मिलेगी। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने धान खरीद समीक्षा के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रैयती किसानों से अधिकतम 250 क्विंटल और गैर रैयती किसानों से अधिकतम 100 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। गौरतलब है कि राज्य के उत्तरी जिलों में 1 नवंबर से, जबकि दक्षिणी जिलों में 15 नवंबर से धान की खरीद शुरू होगी। परिवहन विभाग ने बिना लाइसेंस और नाबालिगों द्वारा ई रिक्शा समेत अन्य तिपहिया वाहन का परिचालन करने पर वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया है। साथ ही ऐसे लोगों पर मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। विभागीय सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर विशेष अभियान चलाने को कहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति अभियान के अंतर्गत पटना में पूर्वी जोन के लिए कल से 2 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला की शुरुआत हुई। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री मिश्रा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर काम करने की जरूरत है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के संयुक्त सचिव ई श्रीनिवास ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति अभियान के तहत जिला मास्टर प्लान आकांक्षी जिलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बेसिकली इस कार्यशाला के बाद हमने सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो डीएम वगैरह है और जो स्टेट के ऑफिशियल्स हैं, इंडस्ट्री के ऑफिशियल हैं, उन लोगों को गति शक्ति पे कैसे प्लानिंग करें उसके ऊपर सेंसिटाइज किया है। सिंस गति शक्ति एक नेशनल मास्टर प्लान है, GIS बेस्ड मास्टर प्लान है, जिसपे सारे असेट्स प्लान है, तो उससे डीएम वगैरह को मदद मिलती है कि हमारे कौन से क्षेत्र हैं जो ऑलरेडी जो जहाँ पे हमारे स्कूल अस्पताल ऑलरेडी बने हुए हैं और कौन से ऐसे जगह हैं जहाँ हमें जरूरत है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की उप सचिव जीविशा जोशी गंगोपाध्याय ने बताया कि प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के तहत बिहटा में बनने वाले एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है। सेंटर लेवल के करीब 15 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं इसके ऊपर प्लान किए हैं और उनका एनालिसिस भी किया है। बट अगर आप किसी एक के बारे में बात करेंगे तो अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक नए एयरपोर्ट बिहटा एयरपोर्ट के बारे में जो आपने सुना होगा, जिसका अप्रूवल अभी आया है, उसकी प्लानिंग में हमारा एक काफी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। न केवल उस एयरपोर्ट की प्लानिंग बट इन चीजों की भी प्लानिंग की कैसे उससे नियरेस्ट रोड का कनेक्शन कहाँ तक आना चाहिए, इन सभी की कल्पना करके और प्रोजेक्ट प्रपोजल में बात करके, और ये सिविल एविएशन मंत्रालय को कहा गया है कि स्टेट के साथ वो निरंतर पूरा कोऑर्डिनेशन रहे, ताकि जब एक जो प्रोजेक्ट है वो डिलीवर हो ग्राउंड पे, वो एक प्रोजेक्ट ना रह के प्रोडक्ट बन के आया। कार्यशाला में बिहार के अलावा झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 44 जिलों के जिलाधिकारी और अधिकारी शामिल हो रहे हैं। कला, संस्कृति और युवा विभाग के तत्वावधान में आज पटना में बिहार फिल्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा इसका उद्घाटन करेंगे। श्री सिन्हा ने बताया कि इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य बिहार में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देना है। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति का उद्देश्य हमारा जो इस कार्यक्रम का है, फिल्म कॉन्क्लेव का, जिसमें विशिष्टता प्राप्त किए बिहार के लोगों को आमंत्रित करके उनके साथ संवाद करना, फिल्मों के शूटिंग को बढ़ावा देने का आग्रह करना,
विरासत और विकास की एक नई गति प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सभी विशिष्टता और विशेषता वो हम लोग बिहारी को स्वाभिमान को बढ़ाने का कार्य करने के लिए आग्रह किए। लखीसराय जिले के लाली पहाड़ी परिसर में बिहार कला दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई नामचीन कलाकारों के साथ साथ स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। लाली पहाड़ी को पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण लगभग 48,000 नियोजित शिक्षकों को फिर से काउंसलिंग का अवसर मिलेगा। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने बताया कि ये सभी वैसे शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग विभिन्न कारणों से अधूरी रह गई थी या वे उपस्थित नहीं हो सके थे। इनमें से 23,801 शिक्षक वैसे हैं जिनके प्रमाण पत्र संदिग्ध की श्रेणी में रखे गए हैं। इन शिक्षकों को भी सही प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए ने इस बार 3 श्रेणियों में परिणाम जारी किया है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए 4,970, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 53,694 और पीएचडी के लिए 1,12,070 उम्मीदवार सफल घोषित हुए हैं। अभ्यर्थी अपना परिणाम ugcnet.nta.ac.in पर देख सकते हैं। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 117 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसमें 65 मरीज पटना से हैं। राज्य में अब तक डेंगू के 5,000 से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है। देश के अलग अलग महाविद्यालयों में नामांकन के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले प्रेम शंकर विद्यार्थी के पुलिस हिरासत से फरार होने के मामले में पटना के एसएसपी राजीव मिश्र ने 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इनमें से 1 एएसआई, 1 हवलदार और 4 सिपाही हैं। पटना के मसौढ़ी की पेर्रा पैक्स अध्यक्ष सरोज देवी और प्रबंधक नागमणि कुमार समेत 11 कार्यकारिणी सदस्यों पर 37 लाख रुपए गबन के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इधर जिले के पुनपुन प्रखंड अंतर्गत बरावा पंचायत की पूर्व मुखिया अंजनी देवी समेत 5 लोगों के खिलाफ 7 लाख रुपए गबन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने जहरीली शराब से हुई मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, जहरीली शराब पीने से 24 और की जान गई, अब तक 51 की मौत। हिन्दुस्तान ने लिखा है, मुख्यमंत्री ने शराब कांड की जांच के आदेश दिए। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्य में 23,801 शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध, दोबारा होगी जांच। प्रभात खबर लिखता है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना होंगे अगले प्रधान न्यायाधीश। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, असम में प्रवासियों को नागरिकता देने पर लगी सुप्रीम मोहर, धारा 6A की वैधता बरकरार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में जहरीली शराब पीने से मौत मामले में 47 लोग गिरफ्तार, अब तक 39 लोगों की हुई मौत। बिहार की 4 विधानसभा सीटों तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। केंद्र सरकार ने पटना बेतिया हाई स्पीड कॉरिडोर के एक स्ट्रेच के निर्माण के लिए 1,712 करोड़ रुपए मंजूर किए। और ऑनलाइन घोटालों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार और मेटा ने धोखाधड़ी से बचो अभियान शुरू किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।